हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में थोड़ी सी बात हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में करी थी, बची खुची बात आज करेंगे। पैंक्रियास इज ए कंपोजिट ग्लैंड। वहाँ पे जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया था तो उस दिन इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करी गई थी और एक्सोक्राइन पार्ट से हमने पैंक्रियाटिक जूस की बात करी थी, जिसके बारे में आज आपसे बात नहीं होगी। आज पूरी की पूरी बात होगी एंडोक्राइन ग्लैंड। यस, पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है और ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों सिक्रीशन करता है। मीन्स ये डक्ट के थ्रू भी सिक्रीशन करता है और विदाउट डक्ट भी सिक्रीशन करता है। याद करिएगा, मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड में पैंक्रियाटिक ग्लैंड एक्सोक्राइन पार्ट में पैंक्रियाटिक डक्ट की बात करी थी। क्लियर? तो आज एंडोक्राइन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसको नाम दिया जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लगभग 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज में, जो कि 1 से 2% है पैंक्रियाटिक टिश्यू का। यानी पैंक्रियाटिक टिश्यू में 1 से 2% ओनली होता है हमारा एंडोक्राइन पार्ट और इसमें 102 मिलियन 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती हैं। यही है जो एंडोक्राइन पार्ट है, यही हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। एनसीईआरटी ने कहा है, आपकी टेक्स्ट बुक आपसे कह रही है कि पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। एंडोक्राइन पैंक्रियाज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट करता है जिसमें 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। ये पूरे पैंक्रियाज का 1 से 2% ओनली है। यानी ये 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ जो लैंगरहैंस है ये पूरे पैंक्रियाज का 1 से 2% है। अगर हम बात करें पैंक्रियाज की थोड़ी और डिटेल में और आगे बढ़ें तो बात को आप ध्यान से समझें तो फिर क्लियर होगी बात। क्या कि 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल हैं, 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस और कॉल्ड अल्फा एंड बीटा सेल। मेन मतलब कुछ और भी होता होगा। यस, 2 मेन टाइप की हैं, होती टोटल 4 हैं। होती तो 5 है लेकिन आपको आपके लेवल पे 4 की बात करूंगा। फिलहाल 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। 2 ही की बात आप करें पहले। क्या? फर्स्ट इज अल्फा सेल एंड सेकेंड इज द बीटा सेल। ये सवाल नीट के एग्जाम का पेट सवाल है, नोट कर लेना। अल्फा सेल से जो निकलता है दिस द हार्मोन इज अ ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल से हार्मोन निकलता है इट इज कॉल्ड इंसुलिन। यानी अल्फा सेल एक सेल है, एक बीटा सेल है, डेल्टा भी है, वो आगे बात अभी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अल्फा और बीटा के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। अल्फा सेल सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन जो कि 29 अमीनो एसिड का बना होता है। बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन जो कि 51 अमीनो एसिड का बना होता है। और बायोटेक में ये बात आपको पढ़ाई जाती है कि अल्फा चेन जो है ये 21 अमीनो एसिड का बना हुआ है और जो बीटा है या बी चेन भी आप कह सकते हैं ये 30 अमीनो एसिड का बना है। टोटल 51 अमीनो एसिड्स इन द पैंक्रियाज आर लोकेटेड। ओके, अब दोनों के काम ये देखिए डायग्राम। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल या डेल्टा सेल आप कह लीजिए और एफ सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है और ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। ओके, अगर इंसुलिन की बात करें तो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटाता है। अब कभी भी आपको याद होगा, अगर कभी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर इसकी कमी हुई तो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, मींस इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, घटाता है। एक हमारे पास है ये सेल, दिस इज कॉल्ड डेल्टा सेल भी बोलते हैं। ये एक सब हार्मोन रिलीज करता है, नाम है सोमैटोस्टैटिन। इसका फंक्शन यही याद कर लीजिए, इनहिबिट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीशन। एक और सेल है एफ सेल जो कि काफी रेयर है, ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का सिक्रीशन करती है। आप कम पढ़ना चाहते हैं तो अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में पढ़िए। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाती है। और अब कभी इंसुलिन कम हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन सेल्स की बात, जो एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं दिया है। अब दोनों हार्मोन का फंक्शन पढ़ना है। फर्स्ट इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड। और आपको एक बात बता दूं, जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव या बॉडी में हमारे ऐसे कह लीजिए, जब हमारे बॉडी में या ब्लड में कहिए
हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको मेंटेन कौन करता है या उसको प्रोवाइड कौन करता है? ग्लूकागॉन। यानी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना भी अच्छा है, मेंटेन करना। हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड ग्लूकोज होता है। मान लीजिए थोड़ा सा भी कम हुआ तो ग्लूकागॉन तुरंत ब्लड में पहुंचा देगा ग्लूकोज को। यानी ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन जो कि 29 अमीनो एसिड का बना है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है? 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में 100 मिलीग्राम आपके पास ग्लूकोज होगा। ये मेंटेन होना चाहिए। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, ये लीवर सेल पे काम करता है जिसे हिपैटोसाइट्स कहते हैं, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब क्या हुआ? ये जो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, लीवर में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इंक्रीज ब्लड शुगर मतलब ये क्या करता है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये कैसा है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। व्हाट मीन ऑफ दिस? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करके लीवर में जाएगा, लीवर से कहेगा ग्लाइकोजन ब्रेक करो जो आपने स्टोर किया है, हमें ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये अदर देन ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज बनाता है, किसी और सब्सटेंस से बनवा लेगा, फैट से बनवा लेगा, प्रोटीन से बनवा लेगा, ग्लूकोज बनवा लेगा। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन ग्लाइकोजन। ओके, तो ये इससे भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागॉन कहेगा कि भैया ऐसा है, आप जो सेल है ना, जो सेल होगी पड़ोसी की, उस सेल से कहेगा देखो आप मत इस्तेमाल करो ग्लूकोज को, क्योंकि हमें ब्लड को ग्लूकोज देना है, उसके लिए ज़्यादा जरूरी है, ब्रेन वगैरह को चाहिए, तो आप मत करो। 3 बातें लीवर पे अफेक्ट करेगा और लीवर से कहेगा ग्लाइकोजेनोलिसिस करिए और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज को दीजिए, हमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना है। दिस इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। सेकंड, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे अदर देन ग्लाइकोजन। ओके, इससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, मेंटेन मतलब कम हो गया तो बढ़ जाएगा। ग्लूकागॉन सेल से भी कहेगा कि आप ना तो अपटेक करिए और ना यूटिलाइजेशन करिए, अभी खर्च करने का समय नहीं है, अभी हमको ग्लूकोज चाहिए। यस, ग्लूकागॉन इज आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। मींस दिस, इसका साफ साफ मतलब है, बहुत स्पष्ट तरीके से समझिएगा कि ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है और ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। तीनों पॉइंट आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट आइए, इंसुलिन। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन अगेन विच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, यानी एडिपोस टिश्यू में आपको एडिपोसाइट मिलेगी, एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जस्ट ग्लूकागॉन का उल्टा, जो काम ग्लूकागॉन ने किया था उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन ये करेगा, जस्ट उल्टा। वहां पे इंसुलिन, ग्लूकागॉन ने क्या कहा था कि आप सेल को कहा था कि आप इसका अपटेक मत करें, आप इसका यूटिलाइजेशन ना करें, लेकिन यहां पे कहा जाता है कि भैया आप इसका इस्तेमाल करिए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। हेपेटोसाइट्स इस्तेमाल करके क्या करेगी? जाहिर सी बात है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगी। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स, यानी ब्लड से पड़ोसी की सेल हिपैटोसाइट्स में लगातार ग्लूकोज चला जाएगा, और अगर ग्लूकोज चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा। लिखा भी है कि एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स एज वेल, और इस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। सो दैट्स व्हाई इंसुलिन इज नोन एज, इंसुलिन को क्या कहते हैं? इंसुलिन इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटा देता है, और वो वाला क्या था? ग्लूकागॉन वो बढ़ा देता था। एक बात और, इंसुलिन स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस।
वहां पे था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन कर रहा था। ये क्या करा रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ये ग्लाइकोजन को बनवा रहा है, मींस ये ग्लूकोज से कहता है आप ग्लाइकोजन बनाओ। और वहां पे दूसरी तरफ क्या था? वहां पे क्या था बच्चों? यहां पे था ग्लाइकोजेनोलिसिस, मींस यहां पे कहा गया था कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाओ, जस्ट उल्टा। क्लियर? क्लियर हो रही बात? द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन बाई टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर से आपको बता दें, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको घटाएगा, लीवर से कहेगा, एडिपोसाइट से कहेगा भैया इस्तेमाल करो। ग्लूकागॉन अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट गया है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो घटने पे ग्लूकागॉन बढ़ाएगा, बढ़ने पे इंसुलिन घटाएगा, और ओवरऑल कितना रहेगा? 100 mg पर 100 ml। दैट्स द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए और हमारा इंसुलिन काम ना कर पाए, एट दैट केस बड़ी विचित्र बात होती है। क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब लगातार अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे, प्रोलॉन्ग्ड ब्लड यानी कि ब्लड में अगर हम देखें और 100 mg पर 100 ml से बढ़ करके मान लीजिए 140 140 के आसपास हो जाए, या उससे ज़्यादा हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, लगातार हाइपरग्लाइसीमिया अगर है, लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे अक्सर लोग शुगर के नाम से जानते हैं, आजकल लगभग हर घर में दुर्भाग्यवश देखने को मिल जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। और डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। पीछे किसी चैप्टर मैंने आपसे बात करी थी कि यूरिन में कीटोन बॉडीज का होना, ग्लूकोज का होना इज द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। अगर उनसे इंसुलिन थेरेपी कराई जाए तो डायबिटिक पेशेंट का सक्सेसफुली इलाज संभव है। एक बात, हाइपर ग्लाइसीमिया अगर लंबे समय तक बना हुआ है, इसका मतलब डायबिटीज मेलाइटिस का शिकार है वो बंदा। ओके, कीटोन बॉडीज मिल जाएंगी अगर उसका ब्लड चेक किया जाए, उसका यूरिन में अगर आप ब्लड चेक करते हैं तो कीटोन बॉडीज मिलेंगी, ठीक है ना। यूरिन के रास्ते ग्लूकोज का ग्लूकोज निकल जाएगा। एक सवाल जो कभी कभी आ जाता है, देखिए आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 वाला है या टाइप 2 वाला है। आप यहाँ पे पैनिक ना हो, सिर्फ सुन लें, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैं आपको सिर्फ कुछ बताना चाहता हूँ। भाई इंसुलिन जो आपका है, इंसुलिन दो बातें हैं, या तो इंसुलिन बने ना, और या तो इंसुलिन काम ना कर पाए। क्यों? इसका रिसेप्टर अच्छा वाला ना मिले, यानी इसका रिसेप्टर इसको काम ना करने दे। दो केस होता है, एक है आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। एनसीईआरटी के बियॉन्ड बात कर रहा हूं। ये अक्सर कम उम्र के लोगों में देखा गया है, यंग पीपल में देखा गया है, अर्ली एज में देखा गया है। यहां पे नो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यहां पे इंसुलिन नहीं बनता, और जब इंसुलिन नहीं बनता तो उस पर्टिकुलर पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ये टाइप 1 वाला डायबिटीज है। आप एमबीबीएस में खूब पढ़िएगा। जनरली जो आप देखते हैं डायबिटीज, वो NIDDM है, यानी नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इंसुलिन बनता है। पहली बात तो ये 40 साल के बाद दिखता है। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यहां पे इंसुलिन बनेगा लेकिन फंक्शन इसका एबनॉर्मल होगा, ये काम नहीं कर पाएगा, और इसका ट्रीटमेंट ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग अगर दे दी जाती है तो उससे इलाज हो जाता है। कहना यहाँ पे सिर्फ दो बातें आपसे चाह रहा था, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि एक डायबिटीज होता है टाइप 1 जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और एक दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जो अक्सर 40 साल के बाद होता है। यहाँ पे इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसका रिसेप्टर इंसुलिन का अच्छे से वर्क नहीं करता। टाइप 2 कभी कभी सही हो जाता है अगर रिसेप्टर प्रॉपर काम करने लगे, अगर प्रॉपर टेक केयर लोग करते हैं तो कभी कभी ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, मे बी कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन के तौर पे।
तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर पैंक्रियास। नेक्स्ट इज द टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th में खूब डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ हमें बहुत ही शॉर्ट में आपसे बात करनी है। इसकी डिटेलिंग के लिए आपको उस चैप्टर में जाके पढ़ लेना चाहिए। 12th में जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आज जितने भी टॉपिक की बात करनी है वो बहुत ही शॉर्ट में बात करनी है, क्योंकि लगभग ये बातें डिटेल में कहीं ना कहीं होती हैं। जैसे पैंक्रियाज हम लोग डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, वैसे टेस्टिस है, ओवरी है, और भी हार्मोन हैं, कुछ बहुत ही शॉर्ट में जो बातें लिखी गई उन्हीं को पढ़ना है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन। अब वहाँ पे हम बात ये भी करते हैं उस चैप्टर में कि स्क्रोटल सैक में ही शरीर से बाहर ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो स्क्रोटल सैक में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर कम हो जाए और स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो पाए, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। ओके, मेल इंडिविजुअल में एक पेयर ऑफ टेस्टिस आपको मिलता है, इनकी संख्या 2 होती है। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, टेस्टिस 2 काम करता है, तभी तो हम इसे इंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं। पहला जो आप पढ़ते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, यस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी ये कहीं ना कहीं गैमीट का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, और इंटरस्टिशियल सेल जो है ये लेडिक सेल भी इसको कहते हैं, ये इंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम करती है और हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है एंड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, द लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो कि कहां पाई जाएगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में, which are present in the intertubular space produce a group of hormone known as androgen, mainly testosterone। 2 बातें साफ साफ स्पष्ट सुन लीजिए। पहली बात, टेस्टिस की संख्या 2 होती है, पाए कहां जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक में। क्लियर, क्यों टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस के 2 फंक्शन, डुअल फंक्शन, वन इज द, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड है यानी हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगा। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। द लिडिक सेल आर इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, जहां पे एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, मेनली टेस्टोस्टेरोन इसमें होता है। आपके पास ये डायग्राम है, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल, स्पेस में पाई जाती है। ये क्या रिलीज करेगी, एंड्रोजन हार्मोन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का। डिटेलिंग के लिए चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाइए। 2 बातें यहां से क्लियर होनी चाहिए, टेस्टिस डुअल फंक्शन करता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का गैमेट बनाने का, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। अब आइए हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है, तो यस, एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये मेल में रिलीज हो रहा होगा तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा जो एक मेल के होते होंगे। रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे इपिडाइडमिस, याद होना चाहिए, वास डिफरेंस, सेमेनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इसको सब आप चैप्टर नंबर 3 12th में पढ़ते हैं। यहां पढ़ा पाना संभव नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। नहीं पता तो जस्ट गो ऑन गूगल एंड चेक द डायग्राम। इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमेनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब ह्यूमन के पार्ट हैं, ह्यूमन मेल सेक्स ऑर्गन के। दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स के ग्रोथ के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार हैं। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, चेहरे के आसपास बाल, एक्सेल पोजीशन पे बाल। एग्रेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रेसिवनेस मेल का बहुत ही मुख्य कैरेक्टर है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, एग्रेसिवनेस होना। और एक लो पिच वॉइस, लो पिच, कुछ लोग कहेंगे मेल में लो पिच कहाँ होती है, लो पिच से ही आवाज तेज होती है, तो पिच क्या होगी, लो पिच वॉइस, आवाज का थोड़ा भारी होना। अक्सर जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते तो मेल और फीमेल की आवाज को पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब मेल या फीमेल की
उम्र बड़ी होती है तो फिर धीरे धीरे आवाज बदल जाती है। एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ये प्रोसेस एंड्रोजन के कंट्रोल में होती है। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे लिबिडो कहते हैं। एंड्रोजन का इफेक्ट सीएनएस के ऊपर भी होता है और ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। दीज हार्मोन प्रोड्यूसेस एनाबॉलिक या सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ये एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे, जिससे कि एक प्रॉपर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर निकल के आता है। तो ये पूरी बात हमारी हो गई टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन लिखिए छोड़िएगा एक को नहीं। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आती है तो या तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा, नहीं तो फिर 12th में पढ़िएगा। नेक्स्ट आइए, ओवरी। ये चैप्टर भी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 3 में ही डिटेल में पढ़ते हैं। यहां बस थोड़ी से हार्मोन के बारे में आपसे बात होगी। फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज, कितनी संख्या है? 2। लोकेटेड ऑन द एब्डोमेन, कहां? एब्डोमेन में, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओवम का फॉर्मेशन करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ। इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मतलब ओवरी जो आपका है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही है, आपको सबको ये बात पता होगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा ये, साथ ही साथ ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। इसी वजह से ये एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन रिलीज करे। हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो पढ़ाऊंगा आगे। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है एंड सो ऑन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। 2 चीजें आपको मिलती हैं, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं इसमें और ओवेरियन टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। एक बात और, आफ्टर ओव्यूलेशन द रैप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, विच सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रीट करते हैं? प्रोजेस्टेरोन। ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जिम्मेदार है। बच्चों जो बातें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, एक्सप्लेनेशन यहाँ संभव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 12th वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, अगेन चैप्टर नंबर 3 में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बात, ओवरी की संख्या 2 एब्डोमेन में है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करते हैं क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, और इंडोक्राइन टिश्यूज के रूप में भी काम करते हैं। 2 हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एज वेल। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, और आफ्टर ओव्यूलेशन रैप्चर्ड फॉलिकल जो कि कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। एस्ट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंजिंग। आपको एक बात कह दें, तो जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है। अब अगर फीमेल हार्मोन है तो जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सारे के सारे कौन प्रोड्यूस करेगा? यही एस्ट्रोजन। तो यस बच्चों, इसी को बात करनी है। वाइड रेंजिंग एक्शन करता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उन सबको बनाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल के ग्रो करने में मदद करेगा। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ओके, और फीमेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको। इवन एस्ट्रोजन आर आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। जैसे मेल बिहेवियर कौन कंट्रोल करता था? एंड्रोजन। वैसे ही फीमेल जो बिहेवियर है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है, वो कौन करता है? एस्ट्रोजन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फीमेल हार्मोन। एक वर्ड में अगर मैं कहूं, फीमेल के जितने कैरेक्टर हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी छोड़ के, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। आगे देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी। क्यों ये करता क्या है? प्रोजेस्टेरोन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, यहां लिखा नहीं है, प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम को। किसको मेंटेन करता है?
इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन इंडोमेट्रियम, और जब इंडोमेट्रियम सेल्फ डॉफ्ट होता है, कट के निकल जाता है, उसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती है। एक सवाल और, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो, मार्क करिएगा, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेओलाई। फॉर्मेशन ऑफ एल्वेओलाई के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन। ये सवाल बहुत अच्छा है। एज वेल एज मिल्क सिक्रीशन, फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन के लिए पीआरएल जिम्मेदार है, यहाँ पे सिक्रीशन। स्क्वीजिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरॉन मिल्क सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्वेओलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरी लाइन आएगी तो करिएगा। ओवरऑल प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। क्लियर हो रही बात? ये बातें आपको पूरी समझ में धीरे धीरे एक एक करके आ जाती हैं, बस कंट्रोल करके सुनने की जरूरत है। इट्स ओनली लिसनिंग कैपेसिटी। यहाँ पे सुन लेंगे तो बातें बहुत आसान है, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। अब आगे की बात करें, हार्मोन्स, कुछ और भी हार्मोन हैं, जैसे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपको मैं याद दिलाऊं, जब मैंने आपको रास मैकेनिज्म पीछे पढ़ाई है तो वहां पे ये नाम आया होगा। ये रास मैकेनिज्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया था, उसकी जरूरत है। उसी फैक्ट को दोबारा बोल दूंगा। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, लेकिन यहां पे हमें हार्ट के से हार्मोन पढ़ना है, किडनी से हार्मोन पढ़ना है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हार्मोन पढ़ना है। कह रहे हैं कि हार्मोन आर आल्सो सिक्रेटेड सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन नहीं है, उसके बावजूद इनसे हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। पहला, फर्स्ट, हार्ट से। हार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है, हार्ट की वॉल, एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, हमारे एट्रियल वॉल से। इसका नाम है एएनएफ। क्या नाम है? एएनएफ। और ये एएनएफ जो है, दिस इज नोन एज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनेसिस हार्मोन है, और ये आपको याद हो अगर रास मैकेनिज्म के जस्ट अपोजिट काम करता था, उसको न्यूट्रलाइज करता था। मतलब एएनएफ क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा? ये घटाएगा, ब्लड वॉल्यूम को घटाएगा। इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को घटाना। इसका इफेक्ट होता है वैसोडाइलेशन, यानी ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, थोड़ा चौड़ा कर देता है। अगर इतनी है तो इसको थोड़ा चौड़ा कर देगा, और ब्लड प्रेशर ओवरऑल क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यस, एएनएफ का फंक्शन यही होता है, ये ब्लड वॉल्यूम को घटा देगा, ब्लड प्रेशर को घटा देगा, और वैसोडाइलेशन करेगा। एएनएफ का ये फंक्शन है, आप याद रखें। हार्ट, बाकी डिटेलिंग वहां पे मैंने आपको पढ़ा रखी है। आज इस पॉइंट में सिर्फ इतनी ही बात होगी। नेक्स्ट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, दिस इज कॉल्ड जेजी सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के सेल से किडनी के एक और हार्मोन निकलता है, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, मीन्स इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एरिथ्रोपोएटिन, पहले पूरी बात कर लो। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से किडनी के एक हार्मोन निकलता है, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। क्या काम करेगा ये? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आपको ये बात तो याद ही होनी चाहिए कि एरिथ्रोपोएटिन, एक और हार्मोन यहां से निकला था, दिस इज कॉल्ड रेनिन। याद आया? रेनिन, इसके बारे में भी याद रखिएगा। यानी किडनी से दो हार्मोन निकला, एक एरिथ्रोपोएटिन और दूसरा रेनिन। ठीक है। अब एक सवाल एडिशनल, ये तीन हार्मोन के नाम मैंने लिख रखे हैं पिछले प्रीवियस मेमोरी के आधार पे, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल और एरिथ्रोपोएटिन। आपको बताऊं, आपको सुन के बड़ा सुखद एहसास होगा, होना भी चाहिए अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो। ये तीनों हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में मदद करते हैं। तीनों हार्मोन, गजब का सवाल है ये,
काश ये पूछा जाए और आप इसको कर लें। थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एरिथ्रोपोइटिन में क्या सिमिलरिटी है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अगला आइए, इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती हैं ये, 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। वन इज गैस्ट्रिन, सेकंड इज सिक्रेटिन, कौन सा? सिक्रेटिन। थर्ड इज सीसीके, फोर्थ इज जीआईपी। चारों के फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए पहले मैं इस पॉइंट को आपको मार्क कर दूं। 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन आर अवेलेबल फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरा हमारा जो जीआईटी है उससे आपको 4 हार्मोन मिलेंगे। वन इज गैस्ट्रिन, सेकंड इज सिक्रेटिन, थर्ड इज सीसीके। थर्ड कौन सा है? सीसीके। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन इसको बोला जाता है, ठीक है। थर्ड इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। अब सबके बारे में बात करें तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके एंड जीआईपी। गैस्ट्रिन के बारे में फंक्शन क्या है? एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। किस पे काम करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैस्ट्रिन क्या करता है? ये स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। रट लीजिए, पीछे पढ़ के आए हैं। सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन जो हार्मोन आपका है ये कहां से निकलता है? पहला सवाल पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है सिक्रेटिन, पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये क्या करेगा उससे पहले ये जाने ये निकला कहां से, तो ये डियोडिनम से निकलता है। सिक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन। क्या रिलीज कराएंगे यहां से? वाटर और बाइकार्बोनेट्स आयन, ठीक है ना। मैं साथ ही साथ ये भी कह सकता हूं पैंक्रियाटिक जूस के फंक्शन को भी प्रमोट करता है। पैंक्रियाटिक जूस के फंक्शन को भी ये प्रमोट करता है। सिक्रेटिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे लिखा भी नहीं है, फिर भी ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है पहले वो देखिए। एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियास एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयंस। स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है ना। एक सवाल तो ये हो गया। सीसीके एक्ट ऑन बोथ पैंक्रियास एंड गॉलब्लैडर, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। बाइल जूस कहां से निकलवाएगा? गॉल ब्लैडर से निकलवाएगा। और पैंक्रियास से क्या निकलवाएगा? पैंक्रियाटिक जूस। यानी सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, बड़ा अजीबोगरीब नाम है ये, और इस नाम से कहीं भी पता नहीं चलता कि ये पैंक्रियास पे जाके काम करेगा। तो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन निकलवा रहा है, ये बात तो समझ में आ जाती है। सिक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन। वाटर को सिक्रेट कराएगा, बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रेट कराएगा। सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन ये पैंक्रियास पे भी काम करता है और गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है। पैंक्रियास से कहता है पैंक्रियाटिक एंजाइम दीजिए और गॉल ब्लैडर से कहता है बाइल जूस दीजिए, खत्म हो गई बात। एक और लास्ट, जीआईपी। जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिन बढ़ा रहा है और जीआईपी सिक्रीशन को घटा रहा है। क्लियर? पूरी बात खत्म। ये 4 हार्मोन के बारे में जरूर नोट कर लीजिएगा। फंक्शन बगल में नोट कर लेना क्या फंक्शन है। गैस्ट्रिन का सिक्रीशन फंक्शन है, सिक्रीशन को बढ़ाता है। सिक्रेटिन पैंक्रियास से कहता है भैया ऐसा करो, वाटर और बाइकार्बोनेट्स रिलीज करो। सीसीके पैंक्रियास से कहता है पैंक्रियाटिक जूस दीजिए और गॉल ब्लैडर से कहता है बाइल जूस दीजिए। जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को मना करता है। और भी कुछ हैं, सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी हैं जो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं विच इज नोन एज ग्रोथ फैक्टर। नो डिटेलिंग, सिर्फ इंफॉर्मेशन। क्या नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है, हार्मोन रिलीज करता है जिसे ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और इस ग्रोथ फैक्टर का फंक्शन है रिपेयरिंग और रीजनरेशन में मदद करना। मैंने अलग से भी लिख रखा है, ग्रोथ फैक्टर आर हार्मोन सिक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हेल्प इन द नॉर्मल ग्रोथ। एक्चुअल में एक बार एम्स में पूछा गया था सवाल कि क्या कोई नॉन ग्रोथ फैक्टर है जो हार्मोन है और वो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से पूछा गया, तो यस, ये बात सही थी और इसका रीजन दिया हुआ था कि हेल्प इन द नॉर्मल ग्रोथ, तो ये नॉर्मल ग्रोथ में भी मदद करता है। ए और बी दोनों सही था। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बस ये मान के चलिए कि 2 लाइन है जो सही है। क्या?
कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं और वो ग्रोथ फैक्टर कहलाते हैं। इनका फंक्शन रिपेयरिंग और रीजनरेशन है। आज के लेक्चर में अभी तक मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस पे बात करी है आपसे। जो चीज़ें बोली हैं वो आपको नोट करके याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात भी होगी। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन कैसे काम करता है? तो हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। ये अपना इफेक्ट कहां ले जाके करेंगे? टारगेट टिश्यू पे, जहां इनका टारगेट होगा वहां, जहां इनको जाना होगा वहां। बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन नोन एज हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर के साथ लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे? जिस टारगेट टिश्यू पे इनको जाना होगा वहां प्रेजेंट होंगे। जैसे हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मान लीजिए किसी सेल पे इनको जाके अटैक करना है, तो इस सेल के सेल मेम्ब्रेन पे इनको रिसेप्टर मिलेगा, ये जाएंगे और इनका यहाँ पे स्वागत होगा और फिर ये इसके अंदर जाएंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो सवाल। पहला, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल नोन एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर। दो तीन बातें हैं। एक आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है और दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपको मिलने वाला है। कैसे होगा, क्या होगा, अभी आपसे आगे बात होगी। लेकिन पहली बात, हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर उन्हें हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो इंट्रासेलुलर वाले हैं ये न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू रिसेप्टर लीड टू द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। भाई जब हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ जाएगा तो उसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे आगे बढ़ के अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये आपका एक हार्मोन है, इसका रिसेप्टर आपको मेम्ब्रेन पे मिल गया। कहाँ मिल गया? मेम्ब्रेन पे मिल गया। ये आपका रिसेप्टर मिल गया और ये हमारा क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें, ये देखिए, इसका रिसेप्टर अंदर है, अंदर आपको मिल रहा है और ये क्या बना रहा है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर मिला। दिस इज नोन एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बात क्लियर हो रही है? दोनों चीजें दिखनी चाहिए स्पष्ट। तो दोनों बातें मैंने आपको दिखा दी। वापस आइए अपने पॉइंट पे। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू ओनली वन हार्मोन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वागत करने के लिए एक हार्मोन के लिए एक ही रिसेप्टर होगा, दूसरा रिसेप्टर नहीं हो सकता। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जब ये होना होता है तो टारगेट टिश्यू में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस आपके सिलेबस में नहीं है सर, इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि हार्मोन टारगेट टिश्यू पे जाके अपना एक्शन दिखाएंगे। हार्मोन जो भी जाएंगे वो रिसेप्टर के थ्रू वहां पहुंचेंगे। रिसेप्टर एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, दूसरा इंटरसेलुलर रिसेप्टर है। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे मिलेगा, इंटरसेलुलर टारगेट सेल के अंदर मिलेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। प्रत्येक रिसेप्टर प्रत्येक हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जब ये बनना होता है तो एक बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू के अंदर। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस बायोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। और उसके बाद जो भी रेगुलेट करना होता है प्रोसेस को वो रेगुलेट कर लेते हैं। अगर आप डायग्राम में जाके देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम हमारे पास है। यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन पे हार्मोन रिसेप्टर मिला, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, फिर इसके रिस्पॉन्स आगे सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू आगे बढ़ेंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस होंगे और फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो करना होगा वो करेगा वो हार्मोन। जैसे FSH है तो फिर ये जाके ओवेरियन में ग्रोथ कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराएगा। या दूसरा अगर आप देखें एस्ट्रोजन है, ये इसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, अंदर मिलेगा, फिर ये आगे की तरफ जाएगा। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन था ये हमारा, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म से कहां गया? न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा। जब न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा तो यहां पे रिसेप्टर प्रोटीन इसको मिला। रिसेप्टर प्रोटीन ने क्या किया? आगे की तरफ इसके साथ जुड़ गया, यानी हार्मोन
रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ गया, बना क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये किसके पास पहुंचा, डीएनए के पास, उससे कहा भैया मैसेंजर आरएनए बनाओ। मतलब हार्मोन जो चाहता था वो काम करा रहा है, मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन बना रहा है। हार्मोन की जो इच्छा थी, जो चाहत थी, वो पूरी हो गई और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। क्लियर? तो भैया दो ही तरीका, एक बाहर से मेम्ब्रेन पे और एक अंदर से जाके। ठीक है, अभी लास्ट में एक बार आपको और बता देंगे, वापस चलिए। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। एक है आपका पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन या हार्मोन। गजब का इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, याद रख लीजिएगा। मैचिंग का सवाल यहां से बनता है, मैचिंग का सवाल। पेप्टाइड हार्मोन की अगर बात करें या प्रोटीनेसिस हार्मोन की बात करें, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागॉन ये भी अमीनो एसिड से बना होता है, पिट्यूटरी हार्मोन ये भी अमीनो एसिड का बना होता है, हाइपोथैलेमस, ये सारे के सारे अमीनो एसिड वाले हार्मोन है, या अमीनो एसिड से मिलके पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं। तो अमीनो एसिड से अच्छा है कि आप इसे पेप्टाइड हार्मोन कहिए। ठीक है ना, सारे के सारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक। पिट्यूटरी में 6 और 2 8 हार्मोन थे, पूरे 8 के 8 प्रोटीनेसिस हैं। हाइपोथैलेमिक में 2 पढ़ के आया था, जीएनआरएच एंड सोमैटोस्टैटिन, दोनों क्या हैं, बोलिए ना, दोनों क्या हैं, पेप्टाइड हार्मोन है। अगला स्टेरॉयड, कॉर्टिसोल यानी एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टिस, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन यानी ओवरी, ये सारे के सारे हार्मोन क्या हैं, स्टेरॉयड हैं। क्या है, स्टेरॉयड है। आइडोथ्रियोनिन ये थायराइड हार्मोन है, कौन सा, थायरॉक्सिन, ये आइडोथ्रियोनिन कॉम्प्लेक्स मतलब पार्ट है। स्टेरॉयड हो गया, पेप्टाइड हो गया, आइडोथ्रियोनिन लास्ट। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये कहां से निकलता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल कहां से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। एस्ट्राडायल, प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है, ओवरी। ओके, आइडोथ्रियोनिन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन कहां से निकलता है, एड्रिनल मेडुला से निकलता है। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल बिल्कुल घोल के पी जाइएगा, इतने इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनेसिस हार्मोन, स्टेरॉयड, आइडियोथ्रियोनिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एक्सेट्रा। ये पूरी बात हुई, गजब का इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसके लिए थोड़ी सी कहानी अलग है। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ते हैं नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। अब चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड हैं, इनका स्वागत बाहर मेम्ब्रेन पे ही हो जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड है, ये गेट पे ही इनका स्वागत हो जाता है। जब इनका गेट पे ही स्वागत होता है तो होता क्या है, एक्चुअली ये खुद नहीं जाते बट जनरेट ए सेकेंड मैसेंजर। यानी प्राइमरी मैसेंजर कौन है, तो प्राइमरी मैसेंजर होता है हार्मोन खुद। ये कौन है, प्राइमरी मैसेंजर। कभी सवाल आ जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी आपके लिए। प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन खुद होता है, ठीक है ना। ये अपना नहीं जा पाता, दूसरा मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है। जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम। बहुत पूछा जा सकता है कि कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर है कि नहीं, तो यस, कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर है। कहां पे, जो अंदर नहीं जा पाता उनके लिए। यानी जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे की मदद से काम करते हैं उनके लिए सेकेंड मैसेंजर जरूरी है। लेकिन और हाँ एक बात, जब ये मैसेज अंदर जाएगा तो फिर आगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म पूरी हो जाएगी। यानी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का जो मैसेज है वो सेकेंड मैसेंजर लेके अंदर जाता है। और सेकेंड मैसेंजर कौन है, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम एक्सेट्रा। हार्मोन, इसके लिए डायग्राम कौन सा है, 22.5। आइए डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए 22.5 डायग्राम है। हार्मोन है जिसका नाम है FSH। ये वाटर सॉल्युबल होता है। अब चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है माय डियर, वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये मेम्ब्रेन के अंदर जा खुद नहीं सकता। इसलिए ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इसके थ्रू मदद करता है और ये ओवरऑल यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और फिर ये क्या क्या जनरेट करेगा, सेकेंड मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी, IP3 या कैल्शियम। और ये सेकेंड मैसेंजर इसके इंफॉर्मेशन अंदर तक पहुंचाता है, बदले में बायोकेमिकल रिस्पांस होता है और फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारे पूरे हो जाते हैं। हार्मोन की जो चाहत थी वो पूरी हो जाती है। यानी वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन है उनके रिसेप्टर आपको मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। सेकेंड, अगला, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कौन से वाले, जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, यानी सारे के सारे स्टेरॉयड, आइडियोथ्रियोनिन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेरॉयड एंड आइडियोथ्रियोनिन, इसके रिसेप्टर आपको कहां मिलेंगे, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर हैं।
मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाता है जीनोम के पास, डीएनए के पास, और फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसको भी डायग्राम में चल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए डायग्राम अभी दिखाया था, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये अंदर तक जा सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करता हुआ ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है और वहां इसका स्वागत करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। स्वागत कौन करता है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और फिर ये जीनोम से जाके इंटरेक्ट करेगा और फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो प्रोटीन बनेगा और फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। लिपिड सॉल्युबल वाले जो हैं, स्पेशली स्टेरॉइड जो आपका है, ये अंदर तक जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे काम करता है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले एग्जाम्पल ये हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये पूरा चैप्टर हमारा हो जाता है, सारे हार्मोन हो गए। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके जरूर लगाइए। पीवाईक्यू जब आप लगा लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आपको मिलता है तो वो भी लगाएं। बहुत 2005 के पहले के सवाल ना लगाएं, 2005 के बाद के जो 15-16 साल जो बचा इधर उधर के सवाल लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। बिना पीवाईक्यू लगाए आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करने में असुविधा होगी। तो प्लीज गो थ्रू फॉर द पीवाईक्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एज वेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पिछले 3-4 साल के पेपर को जरूर देखें, जिससे कि आपको एटलीस्ट ट्रेंड पता चल जाएगा कि कितना ट्रेंडी एग्जाम होता है, कितना ट्रिकी पेपर है। और इस साल आपको याद रखना चाहिए कि मान लीजिए पेपर अगर इजी भी आता है तो आपका सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक शब्द आपको बताए हैं, जरूर आपको फायदा होगा। बस एक बार अच्छे से सुनिए, बात को जरूर रिकॉल करें, रिवीजन करते रहे, जिससे कि आपका मैक्सिमम फायदा हो। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग नई ब्रांच के साथ जल्दी आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।